इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेम का जो पेपर हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उनका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन थे वो आया था कूलाम का नियम वेक्टर रूप लिखिए। कूलाम के नियम का वेक्टर रूप लिखिए। आपने कूलाम का नियम तो पढ़ा ही होगा, लेकिन वेक्टर नियम इसमें बोल रहा है। परावैद्युतांक पदार्थ को परिभाषित कीजिए। परावैद्युतांक पदार्थ को परिभाषित कीजिए। दूसरा आया था किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। प्रथम नियम आया था लिखने के लिए। इसमें किरचॉफ के 2 नियम हैं, उसमें से प्रथम नियम आया था। और अगला है प्रतिघात एवं प्रतिबाधा को परिभाषित कीजिए। तो ये सब जो अभी ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 4 में से 3 करने थे, तो इन क्वेश्चनों को अपन देखते हैं। इसके बाद जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं पहला कूलाम का नियम, है ना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिनकी आने की संभावना है, तो इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। किसी भी हालत में आपको इनको पढ़ना है। आपका वक्त गवाए बिना मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, पहला जो है कूलाम का नियम, इसका वेक्टर रूप लिखना है। तो कूलाम का नियम तो आपने पढ़ा होगा बीएससी। तो देखते हैं कूलाम का नियम क्या कहलाता है, मतलब वेक्टर रूप में क्या कहलाता है। देखिए, वेक्टर रूप में क्या कहलाता है कि यहाँ पर आर में वेक्टर लग जाता है। कूलाम के नियम का वेक्टर रूप रहता है। क्या रहता है कूलाम के नियम में आपको लिखना है। तो कूलाम का नियम आप यहाँ से देखिए, ये आपको परिभाषा तो देखिए मैंने लिख के इसलिए दे दिया है कि आप इसको उतार के सेम टू सेम पेपरों में लिख सकें, है ना। आपको समझने याद करने के लिए छोटे से ट्रिक ये देखिए क्या हो रहता है। आपने 12वीं में पढ़ा होगा कूलाम का नियम जो है, उसका कूलाम का नियम के अनुसार जो आकर्षण बल होता है, ये आकर्षण, ये जो प्रतिकर्षण बल होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, 2 बिंदु जो आवेश रहते हैं उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल हो गया। अपना बल तो ये समझते हैं आप। ये आवेश जो हैं, 2 आवेश रहेंगे, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। ये जो एक ये आवेश है, एक ये आवेश है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती रहेगा। और जो बीच की दूरी है उसके व्यतिक्रमानुपाती रहेगा। व्यतिक्रमानुपाती कहलाता है नीचे जो आ जाए, तो उसके व्यतिक्रमानुपाती, मतलब आपको लिखना है जो ये बल रहेगा, बल, ये बल जो रहता है, ये बल जो रहता है, तो आप लिखेंगे 2 बिंदु आवेश हैं, ये बिंदु, एक ये बिंदु आवेश, एक ये बिंदु आवेश, ठीक है। इन पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, देखो 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये हो गया। उन दोनों आवेशों, इस आवेश और इस आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल इनका गुणा होगा, देखिए हो रहा है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी के व्यतिक्रमानुपाती। व्यतिक्रमानुपाती मतलब 1/r² होता है, तो उसके व्यतिक्रमानुपाती होता है। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या लिखना है, यही मैंने जो भी लिखा हुआ है इस नियम के अनुसार। देखिए, इस नियम के अनुसार मैंने लिखा है, आप इसका उतार लीजिए। मैं बोलता जा रहा हूँ, आराम से आप उतारते जाइए, मतलब लिखते जाइए। अपने नोट होते हैं। तो लिखना है इस नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के मध्य, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, आप अपने उसमें लिखते जाइए, और ईयरफोन लगाएं तो ईयरफोन लगा लीजिए और उसके हिसाब से लिखते जाइए, है ना। और मैं बोलता जाता हूँ। तो मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, ये तो आपको बन जाएगा, ये मान हो गया, ठीक है। अब क्या है का बल का मान, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। ये दोनों के बीच की दूरी है, तो इस दूरी के वर्ग के, ये वर्ग है इसका, व्यतिक्रमानुपाती मतलब बटे में रहता है। तो ये समझ में आ गया होगा, और आपको परिभाषा भी याद हो जाएगी। आप लिखिए, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर नियतांक के हो, मतलब जब इसको हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा और इकाई वेक्टर या सदिश आर हो, तो अपन इसका जब हटाएंगे तो के आ जाएगा, ये आ गया नियतांक आ गया, अनुपातिक नियतांक आ गया, और ये आर वेक्टर आ गया। तो इसे कहते हैं कूलाम का सदिश रूप। अपने से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सदिश रूप क्या कहलाता है, तो ये अपन सदिश रूप लिख देंगे।
और के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर आपसे कूलाम का नियम पूछा जाए तो आपको ये लिख देना, कूलाम का नियम हो गया। कूलाम के नियम तक आप यहाँ लिखेंगे और इसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे ई स्क्वायर। ये कभी पूछा जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में 12वीं में तो आता था। तो ये हो गया कूलाम का नियम, ठीक है। अब यहाँ से ये कूलाम के नियम की जो सीमाएं हैं, तो देखिए क्या रहता है कि यह नियम जो है, पहले इसकी सीमा मतलब कमी को ही सीमा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बिंदु ए स्थिर आवेशों पर लगता है, जो स्थिर मतलब रुके रहने चाहिए, उन आवेशों पर लगता है। रुके आवेशों पर लगता है, एक हो गई। यह 10⁻−15 से कम दूरी पर लागू नहीं होता। 10⁻−15 मीटर से कम की दूरी पर लागू नहीं होता। 10⁻−15 तक ही लागू होता है, 10⁻−15 मीटर तक ही बहुत ही कम कहलाती। इससे कम हुई तो इसमें नहीं लगता। और यह केवल बिंदु आवेशों पर लगता है, बिंदु आवेशों पर लगता है। जैसे ये बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है, तो इनके मध्य ही लगता है। ये 3 कमी मतलब सीमा हो गई। ये इसलिए लिखवा दिया गया कि आ ना जाए 3 नंबर का, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसलिए लिखवा दिया गया। ये कूलाम का नियम, इससे अपने 3 क्वेश्चन बन गए। एक और आ सकता है कि एकांक आवेश को परिभाषित करिए। मतलब ये एकांक हो, एकांक आवेश ये कहलाएगा, मतलब एकांक मतलब एक हो ये आवेश। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, इसलिए मैंने इसका मान लिखवाया है। तो मैं इसको भी बता देता हूँ, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अपने को क्या लिखना है, अपने को लिखना है कि अगर एकांक आवेश में क्या लिखेंगे परिभाषा, कि अगर जो मतलब Q1 और Q2 समान हो, मतलब एक हो, तो ये होगा एकांक आवेश। एकांक मतलब एक आवेश, ठीक है। और R बराबर भी एक हो, ठीक है। तो R भी एक हो, और ये जो मतलब 4 पाई एप्सिलॉन है, मतलब ये बल का जो मान रहेगा, ये पूरे का इसका मान जो आएगा वो कितना रहे, वो रहे इतना 9 × 9⁻9 रहे, 10⁻9 रहे, तो इसको एकांक आवेश कहते हैं। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा करीबन। ये वीडियो जो रहेगा थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर इसमें 4 क्वेश्चन कराए गए हैं, है ना। 4 नहीं, इसमें तो 3 क्वेश्चन तो अलग से ही हो गए और अतिरिक्त कराए गए हैं। देखते हैं अगला जो है, आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कह सकते हैं, है ना। अगला जो है, परावैद्युतांक पदार्थ को परिभाषित कीजिए। परावैद्युतांक पदार्थ को परिभाषित कीजिए। तो परावैद्युतांक पदार्थ को किस प्रकार से परिभाषित करना, तो देखिए परावैद्युतांक पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत के सभी गुण होते हैं। देखिए परावैद्युतांक पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत के सभी गुण होते हैं, लेकिन अपने से विद्युत प्रवाहित नहीं होने देता है। तो इसे कहते हैं परावैद्युतांक पदार्थ, मतलब उसमें विद्युत के सभी गुण रहेंगे। जो विद्युत में जो भी विद्युत के गुण रहते हैं, लेकिन वो अपने से विद्युत प्रवाहित नहीं देगा, तो इसे कहते हैं परावैद्युतांक पदार्थ। तो आपके समझ में आया होगा कि जैसे कागज़ है, तो कागज़ आकर्षित होता है, मतलब आकर्षण का गुण होता है। जैसे बालों में पर रगड़ते हैं तो उसको आवेशित हो जाता है, आ जाता है, तो उसमें वो गुण होता है, लेकिन उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। तो इसे कहते हैं परावैद्युतिक पदार्थ। ये आ जाता है परावैद्युतिक पदार्थ की परिभाषा। तो इसमें कागज, मोम और प्लास्टिक लिख देंगे उदाहरण। आप इसको परावैद्युतिक पदार्थ को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अ लेडी हु कैन नॉट वर्न अ सन। जो औरत एक मतलब औरत तो है, पर सी कैन नॉट बर्न सन, वो पुत्र नहीं कर सकती, बांझ जिसे कहते हैं। तो ये उसी का परावैद्युतांक पदार्थ को आप बोल सकते हैं। समझ में आया होगा आपको क्या कहना चाहता हूँ कि मतलब लेडी में उसकी लेडीज के तो गुण होंगे, लेकिन सी कैन नॉट बर्न अ सन, है ना। तो इस प्रकार से वो इसी प्रकार इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं, विद्युत के गुण तो रहते हैं सभी, लेकिन ये इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती, बस इतना है। अब ये हो गई 3 नंबर की परिभाषा जो आया था, उदाहरण लिख देंगे। अब इसमें से आ सकता है कि ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ क्या कहलाता है। अब इसको समझते हैं, ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ क्या कहलाता है। अगर आपकी समझ में ना आए आप कमेंट में मुझसे कह सकते हैं, वैसे भी मैंने लिख दिया है। ध्रुवित वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋण आवेश के केंद्र संपाती नहीं होते। ये आपके समझ में ना आया होगा कि क्या बोल रहा हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, HCl।
तो देखिए HCl, H आपको पता है +1+ होता है और Cl जो रहता है वो माइनस में रहता है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसका जो धन आवेश है, इसका जो धन आवेश रहेगा, ठीक है, इसका धन आवेश और इसका ऋण आवेश मतलब संपाती नहीं, एक जैसे नहीं है, तो वो कहलाते हैं ध्रुवित पदार्थ। जिनके ऐसे पदार्थ आप लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनके धन आवेश और ऋण आवेश भिन्न भिन्न हो, संपाती ना हो या अलग अलग हो, है ना। तो इन्हें कह सकते हैं। जैसे धनावेश का केंद्र है, इसमें क्या रहेगा कि इस प्रकार से ऐसे रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस का रहेगा। तो ये मतलब अलग अलग रहेंगे, तो इसे कहते हैं ध्रुवित, ध्रुवीय परावैद्युतांक पदार्थ, ठीक है। ये आपके समझ में आया होगा कि वे पदार्थ जिनके अणु जो रहे, इसका एक ये HCl है, इसका अणु धनावेश का केंद्र में रहेगा और ये ऋणावेश के केंद्र के संपाती नहीं होंगे, मतलब ये एक जगह ना रहेंगे कि धन ऋण इकट्ठे रहें। और ये अध्रुवित कहलाते हैं वे पदार्थ जिनके अणु धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र के संपाती हो, मतलब इनमें धनावेश ऋणावेश हो। जैसे H2 है, तो इसमें धनावेश देखो, H2 में H भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, अलग अलग नहीं है, इसमें अलग अलग थे, इससे आपके समझ में आया होगा। जैसे O2 है, तो O2 तो O -2 रहेगा, इसका भी O -2 रहेगा, मतलब एक जैसे हों। इसमें माइनस माइनस है तो माइनस माइनस रहेगा और प्लस प्लस है तो प्लस प्लस रहेगा। तो इस प्रकार आपके समझ में ये आया होगा कि क्या कहलाते हैं ध्रुवित और अध्रुवित परावैद्युतांक पदार्थ, है ना। तो ये आपके समझ में आया होगा कि ध्रुवित और अध्रुवित परावैद्युतांक पदार्थ क्या कहलाते हैं। ये आप लिख सकते हैं, क्या लिखना है कि वो पदार्थ जिनके धनावेश का केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। ये तो अपनी मतलब ये किताब की भाषा हो गई। और अपने को लिखना है जिसमें धनावेश ऋणावेश, देखिए धनावेश एक जैसे हों, मतलब इसमें भी धन और ऋण हो, और इसमें अगर ऋण है तो इसमें भी ऋण हो, और इसमें धन भी हो और ऋण भी हो। तो ये इस प्रकार से क्या कहलाएंगे, ध्रुवित और अध्रुवित परावैद्युतांक पदार्थ। ये हो गई आपकी, इससे हो गए 3 क्वेश्चन, तो ये हो गए जो आ सकते हैं 3 नंबर में, ठीक है, उदाहरण सहित। अब ये चौथा क्वेश्चन भी इसी से आ सकता है। तो कहते हैं परावैद्युतांक ध्रुवण क्या कहलाता है। तो अध्रुवित परावैद्युतांक पदार्थ को, जो अध्रुवित परावैद्युतांक पदार्थ रहेगा उसे ध्रुवित परावैद्युतांक पदार्थ में बदलने को ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण परावैद्युतांक ध्रुवण कहते हैं। जो अध्रुवित है, जैसे ये अध्रुवित है, ठीक है, H2 अध्रुवित है। अब इसमें से O को मिला दिया और बना दिया H2O, तो ये हो गया अध्रुवित को ध्रुवित में अपन ने बदल दिया, तो इसे कहेंगे परावैद्युतांक का ध्रुवण। अभी अपन ने प्रकाश वाला अध्रुवण पढ़ा था, तो उसमें क्या कहते थे, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में बदलने की घटना को ध्रुवण कहते हैं, है ना। जैसे उसमें मतलब क्या रहता था कि वो उसके वेक्टर वो उससे मतलब एक जगह केंद्रित नहीं होते थे, और अपन उसमें कोई चीज़ लगा देते थे, जैसे निकोल प्रिज्म हो गया। तो इस प्रकार से उसमें जो लगा देते थे उसके कारण से अब उसमें बन जाता था परावैद्युतांक, मतलब ध्रुवित बन जाता था। तो इसी प्रकार से इसमें भी होता है। तो ये आई होप, मुझे लगता है आपकी ये समझ में आ गया होगा। और इसमें विद्युत तीव्रता लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहती है ना, विद्युत क्षेत्र में से रखा जाता है, तो उसके कारण से यह अध्रुवित से ध्रुवित में परिवर्तित हो जाता है। ये 4 परिभाषा हो गई अपने, 7 क्वेश्चन हो गए 13-14 मिनट में, है ना, 13 मिनट में। अब देखते हैं 2 क्वेश्चन और। है कि वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे छोटा से छोटा करूँ। अगला है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम लिखिए, तथा आया है इसमें प्रथम नियम, लेकिन अपन दोनों नियम क्लिक करें, मतलब करेंगे। तो देखिए क्या कहलाता किरचॉफ के नियम। देखिए 1882 में जटिल परिपथों के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए। सरल परिपथों के लिए दिया था ओमने नियम, V = IR, और इसने जटिल के लिए इन्होंने 2 नियम दिए। वो 2 नियम क्या थे, इन्होंने बताया 2 नियम में कि देखिए ये वाला जो है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, इसमें जूम करके देखते हैं। ये पहला नियम जो है वो बोला था कि देखिए ये संधि है, ठीक है, ये क्या है, अपनी संधि है। तो संधि में आने वाली जो धाराएं हैं, ये धारा आ रही है, 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 ये धारा आ रही है। तो संधि मतलब जो धाराएं आ रही हैं, संधि पर मिलने वाली जो सभी धाराएं हैं उनका योग 0 होता है। ये जो धाराएं हैं वो आ रही हैं, तो इनका योग 0 होता है, मतलब समेशन I = 0। इसमें जितनी भी धाराएं आएंगी उसका मान 0 होता है। ये था प्रथम नियम, आया होगा आपकी समझ में।
अब देखते हैं कैसे। देखिए मैं बता रहा हूँ और इसके बारे में और अच्छे से बता रहा हूँ। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम, एक प्रथम नियम एक बार और देख लेते हैं। जो धाराएं रहती हैं, ये जो सभी धाराएं आएंगी, तो इनका जो धाराएं आएंगी ना, तो इनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो मैं यही बताने जा रहा था कि जो ये धाराएं हैं ना, इस साइड की तरफ जा रही संधि की ओर, ये प्लस रहेंगी, ये प्लस रहेंगी। तो I1 और I4 प्लस की हैं, और I2 I3 I4 माइनस की हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस लिख दिया है। तो क्या बोला गया है कि किसी विद्युत जो परिपथ रहेगा ना, संधि पर मिलने वाली जो धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये आपके समझ में आ गया हो। और ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, और ये द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। ये आपको लिख देना है। तो अपन इस वाले जो नियम को पढ़ने वाले, द्वितीय नियम को पढ़ने वाले हैं, वो आसानी से पढ़ लेंगे, बहुत सरल है। लेकिन इसकी हिंदी अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा पड़ जाएगा, है ना। तो एक बार जूम करके इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या है, ये द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो धारा रहेगी, जो धारा रहेगी, जैसे धारा है I1, और किसी जो लूप रहेगा, ये बंद परिपथ रहेगा, ये बंद परिपथ है इतना, ठीक है। ABCD लिया है बंद परिपथ, ABC और D। तो इसका जो परिपथ है ना, उसमें जो धारा रहेगी और प्रतिरोध रहेगा, धारा प्रतिरोध का गुणनफल, ये गुणनफल हो गया। और दूसरा, अब ये धारा प्रतिरोध है, तो इनका जो योग होगा I2 और R2, तो इनका जो योग होगा, मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग जो रहेगा, ठीक है। ये दो धारा, उनका योग रहेगा विद्युत वाहक बल जो इसमें लगे हुए हैं उनके योग के बराबर रहेगा। मतलब इनका दोनों का गुणनफल धारा, क्योंकि देखो ओम का नियम कहलाता था V बराबर IR, इसमें विभवांतर रहता था, लेकिन इसमें विद्युत वाहक पर रहेगा। तो इसमें जितनी भी धाराएं रहेंगी उनका योग रहेगा, तो धारा और उसका योग के बराबर रहता है ना। ये होता है इसका द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। अपन देख लेते हैं इस पूरे को किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसके अनुसार लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ में, ये विद्युत परिपथ ये पूरा कहला गया, ठीक है। ये विद्युत परिपथ पूरा कहला गया, तो ये पूरा विद्युत परिपथ कहला गया, ठीक है। ये पूरा विद्युत परिपथ कहला गया के बंद, ये विद्युत परिपथ कहला गया, ठीक है। विद्युत परिपथ के
जो ये धाराएं होती हैं, जैसे अब देखिए पहले लिया अपन ए बी सी डी में, ये अपन ने बंद लूप लिया, तो ये कहा है कि किसी परिपथ के बंद जाल में, ये बंद जाल है, ये विद्युत पूरा परिपथ, ये बंद जाल ए बी सी डी हो गया बंद जाल, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब विभिन्न भागों में प्रवाहित होने लगी, एक भाग ये कहला गया, एक भाग ये कहला गया, दो भाग है, ठीक है, बंद परिपथ में। तो इनका जो रहेगा, देखिए प्रवाहित होने वाली धाराएं, भागों में बहने वाली जो धाराएं हैं I1 I2 हो गई धाराएं, और इनके संगत प्रतिरोध, इसमें R1 है, इसमें R2 है, तो इसके प्रतिरोध हो गए, ठीक है। इनका गुणनफल का बीजगणितीय योग, देखिए इनका गुणनफल, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल गुणा ही किया है। अब कह रहा है इनका बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, ठीक है। अब करना अपने को योग ही है। अब देखिए क्या है कि मैंने बताया है, ये प्रथम नियम है, इसके अनुसार क्या रहेगा कि इस साइड में जो मतलब इसके विपरीत जो धारा बह रही होगी, संधि के विपरीत धारा, ठीक है ना, तो वो माइनस में होती है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर जैसे इसकी संधि मिल रही है, यहाँ पर ये धारा इस साइड से आ रही है, ठीक है, और ये जो धारा है ये इस साइड से आ रही है, लेकिन इस साइड को जा रही है, तो मतलब विपरीत हो गई, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि I2 माइनस की हो जाएगी, मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है आपको। और बराबर में क्या बताया कि इनका जो विभवांतर रहता है, ये E1 और E2, तो इनका विभवांतर का योग के बराबर रहता है, जो विद्युत वाहक पर रहते हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर रहता है, ये इसे लूप का नियम कहते हैं ना, तो ये लूप का नियम कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका ये एक ये हो गया योग, एक इसका योग हो गया, मतलब ये विद्युत वाहक बल एक ये हो गए, एक ये हो गए विद्युत वाहक बल, समझे, तो ये दो विद्युत वाहक बल हो गए, ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इनका योग, तो ये भी विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल, ये भी विपरीत दिशा में, तो ये भी माइनस का हो जाएगा E2, तो ये कहलाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो किरचॉफ का नियम हो जाएगा। अब इसी प्रकार लिखेंगे CDEF मतलब परिपथ जो है, CDEF परिपथ जो है, CDEF परिपथ है, तो उसमें देखिए I2 और R2 ले लेंगे, ये हो गया। अब इसमें दो धाराएं इकट्ठी आकर यहाँ पे मिल जाएंगी, सो I1 + I2, तो ये लिख दिया, और इसका जो मतलब ये है R3 है, तो R3 यहाँ पर कर देंगे, और इसका विद्युत वाहक बल सिर्फ E2 है, E2 भर है ये विद्युत वाहक बल, इसमें विद्युत वाहक बल लगा नहीं है, तो इसका योग हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से ये दोनों परिपथ हो गए, एक ये परिपथ एक ये परिपथ, दोनों परिपथ पे अपन किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन समाप्त होता है ना, ये धाराएं, तो ये होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब देखते हैं प्रतिघात और प्रतिबाधा को परिभाषित कीजिए, ये दो आए थे क्वेश्चन, है ना। तो पहला अपन देखते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध को भी देख लेते क्या कहलाता। तो कोई चालक रहेगा और ये चालक द्वारा दिष्ट धारा प्रतिवर्ती धारा, दिष्ट धारा प्रतिवर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। समझिए इसमें क्या रहेगा, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों रहेंगी, इसमें जो प्रतिरोध डालेगा और चालक रहेगा, कोई तार रहेगा, चालक तार रहेगा, तो तार में जो डाले जाएगा अवरोध उसे प्रतिरोध कहेंगे। ये इसको इस चिन्ह से दर्शाते हैं ना, इसे मतलब ओम इसका मात्रक रहता है और इस ओम को इससे दर्शाते हैं, और ये इस प्रकार से चिन्ह बना लेना। अब देखते हैं प्रतिघात जो कहलाता क्या कहलाता। प्रतिघात इसको समझना जरूरी है। तो देखिए प्रतिवर्ती धारा रहेगी, इसमें दिष्ट धारा नहीं रहेगी, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा के परिपथ में प्रेरक कुंडली जुड़ी हो, ये प्रेरक कुंडली है, ठीक है, या संधारित्र रहेगा, ठीक है। इसमें प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा इस जो प्रत्यवर्ती धारा है ना उसके मार्ग में जो अवरोध डाला जाएगा उसे प्रतिघात कहेंगे, इससे x से दर्शाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें क्या रहता है, प्रेरक कुंडली हो सकती है या फिर प्रत्यवर्ती संधारित्र हो सकता है, ये दोनों प्रतिरोध डालेंगे, और इसमें कोई चालक प्रतिरोध डालता है, इसमें कोई चालक तार डालेगा प्रतिरोध, और इसमें डालेंगे ये संधारित्र या फिर प्रेरकत्व, तो इसे कहेंगे। देखिए अगर संधारित्र रहेगा, मतलब संधारित्र ओनली डाल रहा है, संधारित्र अगर अवरोध डालता है तो उसे संधारित्र प्रतिघात कहते हैं, इसे XC से दर्शाते हैं। और अगर प्रेरकी प्रतिघात क्या कहलाएगा, अगर मतलब प्रेरक कुंडली डाल रही है प्रतिरोध तो अपन उसे प्रेरकी प्रतिघात कहेंगे, इसे XL से दर्शाते हैं। इसका भी अभी जरूरत पड़ेगी अपने को, अभी इसके सिद्ध करने के लिए व्यंजक रहेंगे, अपने बारे में पढ़ के हैं। प्रतिबाधा कहलाती है, प्रतिबाधा क्या कहलाती है इससे समझिए। अगर जो मतलब प्रतिरोध रहेंगे ना, अगर कुंडली देखिए, अगर प्रतिरोध और संधारित्र दोनों प्रतिरोध डालते हैं, अवरोध डालते हैं, क्या डालते हैं, ये प्रतिरोध और संधारित्र दोनों डालते हैं, या फिर संधारित्र और कोई प्रेरकत्व डालते हैं, या फिर
मतलब ये प्रतिरोध और प्रेरकत्व ये डालते हैं, या फिर ये तीनों तीनों मिलकर इसमें अवरोध डालते हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिबाधा। तो इसे जेड से दर्शाते हैं, मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि रहा आए एल एल आर तो हो गए, मतलब ये इतने डालेंगे। तो वही लिखा प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में ओमी प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध हो, ये ओमी प्रतिरोध ये कहला गया। प्रेरक कुंडली हो, प्रेरक कुंडली ये कहला गई। और संधारित्र में दो रहें, ये दो होने ही चाहिए, या दो से अधिक रहे आए, जैसे ये दो से अधिक हो गए। तो ये अगर प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं तो इसे प्रतिबाधा कहेंगे। तो इस प्रकार से ये आप लिख सकते हैं। तो आप समझिए प्रतिबाधा, बाधा मतलब एक लोग थोड़ी बाधा डालता, किसी के मार्ग में अगर बाधाएं आती है, बाधाएं आती हैं, लोग बाधाएं बोलते हैं कि मेरे मार्ग में बाधाएं आई, ये बाधा आई, वो बाधा आई। तो एक लोग थोड़ी बाधा डालता, कई बाधाएं रहती है उसके मार्ग में। तो इसमें एक लोग नहीं डालेगा, 3-4 लोग मिलकर बाधाएं डालते हैं। तो ये इसमें 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है, मिलकर डालेंगे इसमें। अब ये घात है, तो घात विश्वासघात हो या फिर कोई भी घात हो, तो या तो एक लोग ये मतलब इस साइड वाला करेगा विश्वासघात, एक मित्र करेगा विश्वासघात, या फिर दूसरा मित्र विश्वासघात करेगा, 2 में से एक करेंगे। तो इसमें 2 में से एक करता है, तो इसे प्रतिघात इस प्रकार से याद कर रख सकते हैं आप। और प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, रोध मतलब अवरोध, तो अवरोध तो एक लोग ही डालता है। अवरोध मतलब मेरे मार्ग में अवरोध आ गया कि मतलब किसका अवरोध आ गया, एक पत्थर का अवरोध आ गया, या फिर अवरोध करना मतलब रोकना, किसी ने रोक लिया तो एक लोग ही रोकता है। तो इसमें सिर्फ ओनली एक रहेगा, इसमें 2 में से एक रहेगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट रहेगा किसका, ये कॉन्सेप्ट रहेगा 1 का, ये रहेगा और का, और मतलब अथवा 2 में से एक का, और ये रहेगा एवरी का, मतलब हाँ आल का, मतलब आल आपने ये पढ़े होंगे। तो ये आल का कॉन्सेप्ट है, ये और का कॉन्सेप्ट है, और ये फिर एक का ही कॉन्सेप्ट है, मतलब ईच का, ईच या एवरी का। तो ये इस प्रकार से खत्म होती है प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा, है ना। 8 नंबर और 11 नंबर के जो और क्वेश्चन है वो करते हैं अगली वीडियो में।